व्हाट आर अल्केन्स। पहली बात कि अल्केन्स जो हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन्स जो हैं तो अल्केन्स आर व्हाट, अल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कल हमने पढ़ा था कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चेन में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिले, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिले, ना कोई डबल बॉन्ड हो ना कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम सेचुरेटेड कहते हैं। उसके बाद अल्केन्स क्या होते हैं, सेचुरेटेड के बाद ओपन चेन होते हैं। तो कार्बन की ओपन चेन होगी, क्योंकि अगर ये साइक्लिक होंगे तो फिर उनका नाम अल्केन नहीं, उनका नाम होगा साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए एक प्रीफिक्स यूज होती है साइक्लो, जो हमें बताती है कि मैं ओपन चेन कंपाउंड नहीं हूं, मैं एक साइक्लिक कंपाउंड हूं। तो अल्केन जो आपके स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, अल्केन आपके ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, पर ओपन चेन होगी। कार्बन की चेन जो वो बिल्कुल क्या होगी, ओपन होगी। ठीक है, तो इन कंपाउंड को जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिले, आपको जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, सिंगल बॉन्ड मिले, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन का स्टेरिक नंबर काउंट करें, क्योंकि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों ही बॉन्ड जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। तो क्या आप में कोई बता सकता है कि हर कार्बन का स्टेरिक नंबर क्या होगा, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हर कार्बन के पास? अगर आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, और चारों ही बॉन्ड क्या है, चारों ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 1 2 3 4। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। तो अल्केन्स में हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अल्केन में हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। 100 कार्बन का अल्केन होगा तो 100 के 100 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। ये बात समझ रहे हैं बेटा? और sp3 का मतलब क्या हुआ कि हर कार्बन क्या होगा, हर कार्बन टेट्राहेड्रल होगा, हर कार्बन क्या होगा, टेट्रा। ठीक है, और अल्केन्स जो हैं, क्योंकि इनमें सारे बॉन्ड कार्बन, 2 किस्म के बॉन्ड होते हैं अल्केन में, या तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा, या फिर क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होगा। 2 ही किस्म के बॉन्ड मिलते हैं अल्केन्स में। तो नंबर पहला ये, नंबर दूसरा ये। अब दोनों कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो वी नो दैट सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। इस वजह से अल्केन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? अल्केन में क्या ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी। तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो चलें, तो क्या चीज है कि अल्केन्स आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और कोई भी नहीं होता। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इस फार्मूला में n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है। ठीक है, उसके बाद क्या, इन दीज कंपाउंड्स ऑल कार्बन एटम्स फॉर्म 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इन सारे कंपाउंड में कार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये अल्केन्स जो हैं ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों ही सिंगल बॉन्ड होंगे। ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स। अल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज इनकी चारों ही वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है सिंगल बॉन्ड से। अल्केन्स डू नॉट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अल्केन के पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसके बाद भी इनकी रिएक्टिविटी में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन टाइप ऑफ रिएक्शन में, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं है। पर हाँ, टर्शरी जो कार्बन होगा उससे जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो वो थोड़ा जल्दी होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। उसके बाद क्या चीज है कि ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, उसके बाद ये जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस है, यानी कार्बन का कार्बन से जो मुफासला है, ये 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस है 1.09 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी है इट इज 347 किलो जूल पर मोल। तो यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 432 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसकी क्या है कम है, ठीक है। लंडन डिस्पर्शन, अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड ऑपरेटिंग फोर्सेस आर लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब इनमें जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। वी नो दैट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्स मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती हैं। तो जैसे जैसे अल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा ये फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। द फर्स्ट 4 मेंबर्स आर गैसेस, के मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक गैसेस होते हैं। नेक्स्ट 13 मेंबर्स फ्रॉम C5 टू C17 आर लिक्विड्स, और C18 के बाद ये सॉलिड होंगे। अब देखें जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो रही हैं, और वो स्ट्रांग होने से क्या हो रहा है? वो स्ट्रांग होने से ये हो रहा है कि आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही हैं। अल्केन्स बीइंग नॉन पोलर आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं इनमें अल्केन्स डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ये प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। ये बात समझ रहे बेटा? ओके, उसके बाद क्या होगा? द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रांच चेन अल्केन्स आर लोअर देन द स्ट्रेट चेन अल्केन्स। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि ये अगर स्ट्रेट चेन है और ये अगर ब्रांच चेन है, ठीक है, तो यहां पे देखिए सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया कम, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। तो ब्रांचिंग बढ़ाने से सरफेस एरिया कम होगा तो कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाएगी। अब क्या चीज है कि ब्रांचिंग इंक्रीज करने से, इंक्रीज इन ब्रांचिंग डिक्रीजेस सरफेस एरिया और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन, यानी जब आप एक अल्केन से होमोलॉगस सीरीज में दूसरे अल्केन में जाओगे तो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी जब एक मिथाइलिन ग्रुप होमोलॉगस सीरीज में क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। बढ़ेगी क्यों? क्योंकि 14 मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है। द डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीजेस एज देयर मॉलिक्यूलर, तो जैसे जैसे अल्केन्स का नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाएगा तो ये गैस से लिक्विड होंगे, लिक्विड से सॉलिड होंगे, तो इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जब एक वैल्यू आएगा जब इनकी डेंसिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगी, फिर मास बढ़ने से डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि उनका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो वो रेंज क्या है? 0.76 ग्राम। तो अगर इसको आप पानी में किसी भी अल्केन को डालते हो तो पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम, इसकी है 0.76 ग्राम। पानी इनमें फ्लोट करेगा, ये पानी में फ्लोट करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, तो क्या होगा? ये पानी में डिसॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? पानी में डिसॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे और पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है। और देयर मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बट इरेगुलर मैनर। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, इट इज आल्सो नोन एज अ मार्च गैस, इसको मार्च गैस कहते हैं। मीथेन कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है और नॉन पॉइजनस गैस है, कोई इसका पॉइजनस इफेक्ट नहीं है। इट इज स्पाइरली सॉल्युबल इन वाटर, 5 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीथेन के डिसॉल्व हो सकते हैं। इट इज लाइटर देन एयर, ये एयर से लाइटर होती है। यूजेस कैसे हैं? यूजेस है कि मीथेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल, कार्बन ब्लैक, ये इसके यूजेस हैं। इथेन सेकंड मेंबर है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म C2H6, इट अकर्स अलोंग विद मीथेन, नेचुरल गैस के साथ मिलती है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन इज प्रेजेंट इन कोल गैस। उसके बाद क्या चीज है? इट इज कलरलेस गैस, इट बर्न्स विथ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, यानी ब्राइट फ्लेम से नहीं, थोड़ा डल फ्लेम से जलेगा, ठीक है, थोड़ा डल फ्लेम से जलेगा।
तो डी कार्बो ऑक्सीलेशन जो है, पहला जो प्रिपरेशन एल्केन की, उसका डी कार्बो ऑक्सीलेशन, इसका मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ कार्बो ऑक्सीलेट ग्रुप, इस ग्रुप का रिमूव होना। अब इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए वी नीड क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें जो रिएक्शन में यूज होगा वो सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये बस उसका मददगार है, एडिटिव है। तो अगर आपके पास कोई भी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये देखें आपके पास सोडियम एसीटेट, तो आप सोडियम एसीटेट को क्या करोगे? आप सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे। इससे क्या होगा? इससे ये जो हाइड्रोजन है ये आके इससे मिलेगा और हमें मिलेगा क्या? मीथेन। तो सोडियम ऑक्साइड और ये जो पूरा ग्रुप है, ये वाला पूरा ग्रुप, ये मिलके बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट। तो ओवरऑल हुआ क्या है? हुआ यह है कि रिएक्शन से ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, ये रिमूव हुआ है। कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। तो इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और इस रिएक्शन से बनता क्या है? इस रिएक्शन से अल्केन बनता। और जो आपको अल्केन बनेगा, ठीक है, वो ये जो साल्ट है, ठीक है, साल्ट से -1 कार्बन वाला अल्केन आपको मिलेगा। इस चीज को नोट करें जरा। इसमें देखें सोडियम एसीटेट में 2 कार्बन थे, अल्केन 1 कार्बन वाला, तो दूसरा कार्बन कहां गया? ये जो साइड में सोडियम कार्बोनेट बना, इसमें जो है वो क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। तो सोडा लाइम से इसको क्या कराएंगे? रिएक्ट कराएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद दूसरा रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन हमने कर लिया। दूसरा रिएक्शन है कि आप क्या करोगे कि अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करोगे। रिडक्शन कैसे करोगे? 2 तरीके। तो रिडक्शन जो होती है वो होता क्या है? नंबर 2 रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, तो एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन्स। अब हाइड्रोजन 2 किस्म के हो सकते हैं। हाइड्रोजन आप नेसेंट भी यूज कर सकते हो, यानी एटॉमिक। हाइड्रोजन आप मॉलिक्यूलर भी यूज कर सकते हो। इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? नेसेंट और मॉलिक्यूलर में कोई है जो बताए? नेसेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा? नेसेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो जब आप एटॉमिक हाइड्रोजन यूज करोगे तो नो कैटलिस्ट। जब आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करोगे तो वी नीड पैलेडियम कैटलिस्ट। तो हमें पैलेडियम कैटलिस्ट चाहिए होगा। नेसेंट हाइड्रोजन क्योंकि वो खुद रिएक्टिव है, तो इसलिए यहां पे हमें जब एटॉमिक हाइड्रोजन यूज करेंगे तो हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं। पर अगर हम ये यूज करते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो उसका बांड तोड़ने के लिए वी नीड कैटलिस्ट। अब नेसेंट हाइड्रोजन बनने के 2 तरीके कि आपने क्या किया? जिंक को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराया, उससे क्या बना कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनेंगे और जिंक क्लोराइड साल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन बन गया। दूसरा क्या तरीका होता है कि आप क्या करें कि आपने इथाइल अल्कोहल को जिंक और कॉपर से क्या किया? कॉपर एलाय से रिएक्ट कराया। तो यहां से जो है क्या होगा? 2 इथाइल अल्कोहल यूज करें तो 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे और हमें क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड मिलेगा हमें, O2 जिंक। और यहां से जो 2 हाइड्रोजन निकले, ठीक है, कॉपर एलाय में मौजूद है, ठीक है, तो कॉपर वैसा का वैसा होगा, जिंक रिएक्ट करेगा। तो हमें जो 2 हाइड्रोजन यहां से निकले वो नेसेंट स्टेट में या एटॉमिक स्टेट में मिलेंगे। तो आप नेसेंट हाइड्रोजन को इन 2 तरीकों से यूज कर सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। सॉरी, बनने के बाद आप डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड में ऐड करोगे। तो अल्काइल हैलाइड मान लें कि हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है।
आपने दो नेसेंट हाइड्रोजन इन दोनों में किसी भी तरीके से बना के यहां पे रिएक्ट करवाया। अब एक हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करेगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH4 एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हमें क्या मिला, अल्केन मिला। कैसे मिला, हाइड्रोजिनेशन से। हमने रिडक्शन की, हमने क्या की, रिडक्शन की। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास इथाइल आयोडाइड है, अगर आपके पास इथाइल आयोडाइड है, आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करते हो, ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करते हो तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, वी नीड कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट, ऊपर लिखा है हमने, पैलेडियम कैटलिस्ट। अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो कैटलिस्ट, अगर एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन नो कैटलिस्ट, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या होगा, कि वही होगा कि दो हाइड्रोजन में से एक इससे कंबाइन होगा, एक इससे कंबाइन होगा, इस कार्बन से, जहां से आयोडीन क्या होगा, रिप्लेस होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इथेन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम पूरे अल्केन की होमोलॉगस सीरीज इस जनरल मेथड से बना सकते हैं। पूरे अल्केन की होमोलॉगस सीरीज इस मेथड से आप रिडक्शन करते जाओ, अल्केन बनता जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताएं जरा। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब तीसरा मेथड क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ गिरगनार्ड रिएजेंट। तो इसको करते हैं अभी। तो भाई हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो थर्ड मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ गिरगनार्ड रिएजेंट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ गिरगनार्ड रिएजेंट। अब गिरगनार्ड रिएजेंट क्या होता है कि मान लें आपके पास RMgX है, आप इसको वाटर से रिएक्ट करवाते हो, होगा क्या कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है इसके पॉजिटिव पार्ट पे और इसका जो नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट पे, होगा क्या, होगा ये कि भाई ये जो नेगेटिव पार्ट है इसके हाइड्रोजन के साथ और ये जो नेगेटिव पार्ट है इसके मैग्नीशियम के साथ, तो बनेगा क्या, बनेगा R और H अल्केन, अल्केन बन गया, ठीक है। अल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन डाल दे तो अल्केन होता है, ठीक है। दूसरा क्या बना, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ था, अब क्या लगेगा, OH लगेगा। तो यहां से जो अल्काइल ग्रुप था वो रिप्लेस हो गया, अल्काइल ग्रुप रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पे क्या आया, OH आया, ठीक है। तो कोई एग्जांपल ले लें कि हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हमने इसकी की हाइड्रोलाइसिस, हमने इसकी की हाइड्रोलाइसिस, तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, चार्जेस लगा दें और चार्जेस लगाने के बाद क्या करें, एक्सचेंज करें कि ये इस पे सॉरी एरो उल्टा लगा हुआ है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी मीथेन प्लस मैग्नीशियम, ब्रोमीन ऑलरेडी लगा हुआ था, नई चीज क्या लगी, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड था। चौथा मेथड क्या है, वर्ड्स रिएक्शन। तो वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, वर्ड रिएक्शन क्या होता है कि एक कपलिंग रिएक्शन है, दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को हम सोडियम मेटल से रिएक्ट कराएंगे ईथर सॉल्वेंट में, तो दो अल्काइल हैलाइड से हैलोजन ग्रुप निकल जाएगा, तो जो दो अल्काइल ग्रुप रह जाएंगे वो अल्काइल ग्रुप आपस में चिपक के अल्केन देंगे। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, ये रिएक्शन इस तरह से होता है कि हमारे पास दो अल्काइल हैलाइड, हम दो सोडियम यूज करेंगे, एक सोडियम दूसरा सोडियम। रिएक्शन जो होगा एक इनर्ट एनवायरनमेंट यानी ड्राई ईथर में होगा। ईथर में मॉइस्चर ना होना चाहिए, ईथर में वाटर ना होना चाहिए क्योंकि वाटर सोडियम से रिएक्ट करेगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये सोडियम इस हैलोजन के साथ, ये सोडियम इस हैलोजन के साथ, तो इसका बॉन्ड टूट गया तो अल्काइल फ्री रेडिकल, इसका बॉन्ड टूट गया तो अल्काइल फ्री रेडिकल। अब ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्केन और हमें क्या मिलेगा 2NaX, तो हमें ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो हमें अल्केन प्लस सोडियम हैलाइड मिलेगा, अल्केन प्लस सोडियम हैलाइड मिलेगा। अब कोई एग्जांपल लें, मान लें कि हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, हमारे पास सोडियम
हमारे पास सोडियम, हमारे पास क्लोराइड मिथाइल यानी मिथाइल क्लोराइड। तो हमने क्या करना है, हमें 2 मोल अल्काइल हैलाइड के लेने हैं, 2 मोल, अल्काइल हैलाइड का 1 मोल और ये अल्काइल हैलाइड का दूसरा मोल, 1 अल्काइल हैलाइड 2 अल्काइल हैलाइड। अब इसका सोडियम इसके क्लोरीन को, इसका सोडियम इसके क्लोरीन को प्यारे हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या सॉल्वेंट कौन सी है, ड्राई ईथर, ईथर यूज करेंगे तो यहाँ मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल आपस में चिपक जाके हमें क्या देंगे, इथेन। तो हमें मिलेगा क्या, इथेन। उसके बाद क्या मिलेंगे, NaCl 1 NaCl 2, तो 2 NaCl मिलेगा। ठीक है बेटा। तो ये मेथड कहां पे सूटेबल है, ये मेथड तब सूटेबल होगा जब आप एक ही किस्म का, एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड यूज करोगे। अगर आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करते हो तो फिर आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगी। कैसे मिलेंगी 3 प्रोडक्ट, इस चीज को देखते हैं कि मान लें कि आपने एक जो है मिथाइल क्लोराइड यूज किया, दूसरा आपने इथाइल क्लोराइड यूज किया, तो इस तरह से लिखते हैं। और आपने 2 सोडियम लगाए ड्राई ईथर के साथ। अब होगा क्या, होगा ये कि अब देखिए रिएक्शन मिक्सचर में जब ये बांड टूटेगा तो पता नहीं N इंटू मिथाइल ग्रुप, पता नहीं मिलियंस बिलियंस इथाइल होंगे, और N इंटू इथाइल ग्रुप, तो इथाइल ग्रुप भी जो है मिलियंस बिलियंस होंगे। नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी 1 ये है कि भाई यही मिथाइल दूसरे मिथाइल के साथ चिपक जाए, क्योंकि मिथाइल ग्रुप एक नहीं बिलियंस की तादाद में रिएक्शन में मौजूद है, तो एक प्रोडक्ट बनेगी इथेन। दूसरी चीज कि ये मिथाइल ग्रुप इथाइल से चिपक जाए, तो आपको मिथाइल के साथ इथाइल लगा तो आपको मिलेगा प्रोपेन। तीसरी पॉसिबिलिटी कि इथाइल ग्रुप दूसरे इथाइल से चिपक जाए, तो आपको मिलेगा ये एक इथाइल, उसके बाद ये दूसरा इथाइल, तो आपको 3 प्रोडक्ट मिली। मिथाइल यहां से निकला, मिथाइल से मिला तो इथेन मिलेगा, मिथाइल यहां से निकला इथाइल से मिला तो आपको प्रोपेन मिलेगा, इथाइल यहां से निकला इथाइल से जुड़ गया तो आपको ये मिलेगा। और साइड में आपको क्या मिलेंगे, N इंटू, अब जितने सोडियम यूज करते हैं तो आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाएंगे या हैलाइड मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी है, तो हमने क्लोराइड यूज किया है। तो इस तरह से यहां पे आपको 3 प्रोडक्ट मिल रही हैं, तो 3 प्रोडक्ट मिल रही हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी यील्ड में नहीं मिल रही। तो रिएक्शन में ये जरूरी होता है, यील्ड की इंपॉर्टेंस होती है कि परसेंटेज कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे कम परसेंटेज मिल रही है, यहाँ पे अल्केन की कम परसेंटेज मिल रही है, तो ये मेथड अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड यानी 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड के लिए सूटेबल नहीं है। अगर हम एक ही अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी, एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, यानी मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। अगर हम डिफरेंट यूज करते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलेगी, कोई भी अच्छी यील्ड में मौजूद नहीं होगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वर्ड्स रिएक्शन में अगर आप अल्केन बनाना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना है, आपको अल्काइल हैलाइड सेम किस्म के यूज करने हैं। अगर आप डिफरेंट यूज करेंगे तो आपको 3 डिफरेंट अल्केन्स मिलेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद आखिरी मेथड है हाइड्रोजिनेशन, नंबर 5। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, कि आप अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करें, देखिए आपके पास कोई भी अल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CHR, आप क्या कर रहे हो कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। अब इसके लिए जो बेस्ट निकल है उसको हम कहते हैं रेनी निकल। तो रेनी निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे। ये बनता कैसे है, हम क्या करेंगे कि हम निकल और एल्यूमिनियम एलाई को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट, उससे यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ये हाइड्रोजन गैस जो है कहां होगी, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है निकल पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हाइड्रोजन,
तो निकल पे इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो जब आप निकल को हीट करोगे तो ये 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड में हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ के देगा, जो नॉर्मली 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटता है। नॉर्मली हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटता है, जबकि निकल इसको 5000 से डिक्रीज करके 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। यही तो कैटलिस्ट का फंक्शन होता है, यही तो कैटलिस्ट का फंक्शन होता है कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये 5000 को 200 से 300 में कन्वर्ट कर रहा है, तो यही फंक्शन है। तो रेनी निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे, होगा क्या कि ये जो दो हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे पे। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि RCH यानी ये डबल बॉन्ड टूट गया, इस पे दो हाइड्रोजन आए नए वाले जो हमने ऐड किए, ठीक है। तो ये कंपाउंड अल्कीन से क्या बन गया, अल्केन बन गया, ठीक है। तो आप अल्कीन्स के डबल बॉन्ड पे अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे रेनी निकल कैटलिस्ट यूज करके 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करके, तो आपको मिलेगा क्या, अल्केन मिलेगा। तो ये 5 मेथड हैं जिससे आप अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आप अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम, ठीक है। प्रिपरेशन इसकी पूरी हो गई। तो अगर हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी की बात करें, अल्केन्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्केन्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्केन्स जो है सॉरी मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है, कम रिएक्टिव होते हैं। इनको हम पैराफिन्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स। पैरा का मतलब होता है लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है एबिलिटी। तो इनको थोड़ी एबिलिटी है रिएक्ट करने की, थोड़ी एबिलिटी है, यानी कि ये क्या होते हैं, ये स्टेबल कंपाउंड हैं। और ये स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी बॉन्ड हैं वो नॉन पोलर बॉन्ड हैं, वो नॉन पोलर बॉन्ड हैं, वो सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। नॉन पोलर होने की वजह से पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे और सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड मजबूत होगा। तो पानी में डिसॉल्व नहीं करे यानी वाटर हमें हेल्प नहीं करा इसको बॉन्ड को तोड़ने में, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और बॉन्ड स्ट्रांग है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये इनर्ट होते हैं, इस वजह से इनको हम पैराफिन्स कहते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, लैटिन वर्ड है पेरियम मींस लिटिल, एफिन्स मींस एबिलिटी। दे आर लेस रिएक्टिव एंड इनर्ट टुवर्ड्स एसिड, बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आप किसी से भी इनको रिएक्ट करा लें, ये रिएक्ट करने को नहीं आते, बजिद होते हैं। दे आर कॉल्ड पैराफिन्स, इनको क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी। और इनकी लो रिएक्टिविटी क्यों होती है, इनर्टनेस ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉन पोलरिटी। एक तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, दूसरा इनका बॉन्ड नॉन पोलर है। नॉन पोलर की वजह से ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, तो इसी वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अल्केन्स में 4 किस्म के रिएक्शंस होते हैं, अल्केन्स में 4 किस्म के रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से, एक तो भाई थर्मल और क्रैकिंग रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि आप अल्केन को, अल्केन से क्या लोगे, ABC कंपोनेंट लोगे, तो आपको डिफरेंट चीजें मिल सकती हैं। तो अगर आप प्रोपेन की जो है डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपको प्रोपीन मिलेगा, इथीन मिलेगा, आपको मीथेन मिलेगा, आपको हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रोपेन है, 2 प्रोपेन की आप क्या करते हो, क्रैकिंग करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपीन यानी C3H6, उसके बाद इथीन C2H4, उसके बाद मीथेन, और उसके बाद आपको मिलेगा हाइड्रोजन। यानी एक ही अल्केन से 4 जो है आपको मिल रहे हैं। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, ठीक है, क्रैकिंग रिएक्शन। उसके बाद कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आप कॉपर कैटालिस्ट यूज करते हो, ठीक है, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन जो है वो कॉपर ट्यूब में जब आप किसी अल्केन को पास करेंगे तो ऑक्सीडाइज होके वो अल्कोहल देंगे, फिर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड देगा, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद कंबस्टन रिएक्शंस। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं। पहला रिएक्शन क्या है,
थर्मल और क्रैकिंग, ये प्रोपेन का भी मैंने आपको बता दिया। कंबशन में क्या होगा, कंबशन में आप इसको जलाएंगे, जल के ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे, और वाटर बनने से क्या होगी, एनर्जी खारिज होगी। तो ये सिंपल रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन से शुरुआत करते हैं। तो लोअर अल्केन्स जो हैं व्हेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट सच एज कॉपर, जो छोटे छोटे अल्कोहल्स है C4 इथेन प्रोपेन, यानी 20 कार्बन तक, ज्यादा बड़े वाले नहीं, 20 कार्बन तक जो हैं, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूसेस स्मॉल यूजफुल प्रोडक्ट। तो जब आप मीथेन को ऑक्सीडाइज करोगे, कॉपर ट्यूब में गुजारोगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड 280 प्रेशर पे, तो हमें मिलेगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, आपको मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो आपको मिलेगा फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरह से आप कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन कर सकते हो। ठीक है, और इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि हम घी बनाने के या ऑयल बनाने के लिए इनको यूज करते हैं। तो हम पेट्रोलियम से, हम किससे घी बनाएंगे, हम पेट्रोलियम से घी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप क्या करोगे, आप कोई भी, अब देखें हमें फैटी एसिड चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, ऑयल या घी बनाने के लिए वी नीड फैटी एसिड। फैटी एसिड में कार्बन कितने होते हैं, C12 से C20 होते हैं। तो आप कोई भी 12 से लेके 20 कार्बन वाला अल्केन लें, उसमें ये रिएक्शन करवा दें। तो अल्केन फर्स्ट फेज में क्या बनाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल क्या बनाएगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थर्ड फेज में जो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा वो फैटी एसिड का काम करेगा। तो यहां से जो फैटी एसिड मिला हमें, उसको आप क्या करोगे, ग्लाइसरॉल से रिएक्ट करा दोगे। ग्लाइसरॉल से रिएक्ट करा दोगे तो आपको ऑयल और घी मिल जाएगा, ऑयल और घी मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा और एक नया बॉन्ड डेवलप होगा, कार्बन ऑक्सीजन। हम कहेंगे क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए तो हम कहेंगे कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडाइज होता जाएगा और नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बढ़ते जाएंगे। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक ही है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, अगर आप इसकी ओपन स्ट्रक्चर लिखते हो तो 2 बॉन्ड मिलेंगे आपको। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में देखोगे आपको तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, सॉरी OH, तो 3 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो आपको 4 बॉन्ड मिलेंगे। तो एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ रही है। एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जितने बढ़ते जाएंगे तो हम कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो चौथा और लास्ट रिएक्शन है इसका कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हर फैमिली का, यानी अल्केन फैमिली है, अल्कोहल्स हैं, अल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, हर फैमिली के कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं जो उनके फंक्शनल ग्रुप के बदौलत होते हैं, जो उनके फंक्शनल ग्रुप की वजह से होते हैं। अब क्योंकि एक सेम फैमिली में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हर फंक्शनल ग्रुप वाली फैमिली या होमोलॉगस सीरीज के कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं जो स्पेशल कंडीशन नहीं, जो नॉर्मल कंडीशंस पे होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे होते हैं। उन रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रिंसिपल रिएक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल रिएक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। तो अल्केन्स के जो प्रिंसिपल रिएक्शंस होते हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं। The free radical substitution reactions are principal reactions of every homologous series has some characteristic chemical reactions by which it is identified. These reactions occurs at normal conditions. These reactions are called principal reactions और इनको हम characteristic reactions कहते हैं। For example, अल्केन में फ्री रेडिकल होती है, अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, अल्काइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो हर फैमिली में एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनसे वो आइडेंटिफाइड होती है। ठीक है, तो उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है।
अल्केन्स में दो किस्म की जो है हम क्या करेंगे, दो किस्म की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक नाइट्रेशन होती है, तो अल्केन्स जो नाइट्रेशन देते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब नाइट्रेशन में क्या होगा कि एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, तो मान लें आपके पास मीथेन है CH3O, नाइट्रिक एसिड में क्या होगा OH और NO2। अब क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड का OH और इसका ये, तो 450 पे रिएक्ट करेंगे तो मिथाइल ग्रुप के साथ नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, नाइट्रोमीथेन प्लस क्या मिलेगा, वाटर। नाइट्रोमीथेन प्लस क्या मिलेगा, वाटर, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ऐड हुआ है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग एजेंट जो नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है वो नाइट्रिक एसिड है, HNO3। HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो NO2। तो ये ग्रुप इसका क्या होगा, यहां से रिप्लेस होगा, नाइट्रो ग्रुप अल्काइल ग्रुप से चिपक के क्या देगा, नाइट्रो अल्केन देगा। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है कि नाइट्रेशन का यही रिएक्शन है। उसके बाद हम आते हैं कि दूसरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन का मतलब यह होता है कि एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन क्या होगा, ऐड होगा अल्केन में। अब रिएक्शन ऐड हो रहा है, एडिशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है। जैसे ही हेलोजन ऐड होगा तभी ऐड हो सकता है जब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि अल्केन की चारों ही वैलेंसीज जो हैं वो फुली सेटिस्फाइड है। अल्केन की चारों ही वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड हैं 4 सिंगल बॉन्ड के साथ, 4 सिंगल बॉन्ड के साथ। इसलिए अल्केन जो हैं, इसलिए अल्केन जो हैं, इसलिए अल्केन जो हैं, अल्केन क्या होते हैं, अल्केन जो हैं तब तक उनमें कोई ग्रुप ऐड नहीं हो सकता जब तक उनसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करे उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अल्केन के जो प्रिंसिपल रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन की अगर सब टाइप करें, सब क्लासिफिकेशन करें, तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है किसमें, अल्केन्स में। ठीक है बेटा। अच्छा, तो भाई द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन यानी हेलोजन ग्रुप विथ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स टू प्रोड्यूस हेलो अल्केन इज कॉल्ड, इसका क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन कहेंगे। नाइट्रोजन लिखा हुआ है। ठीक है। अल्केन्स रिएक्ट विथ क्लोरीन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अल्केन जो है वो इससे रिएक्ट करेंगे, किससे, सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज। हेलोजिनेशन कितनी होगी, वो हेलोजन की कंसंट्रेशन पे। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतना रेट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विथ फ्लोरीन इज हाईली वायलेंट। तो हेलोजिनेशन, सॉरी, फ्लोरिनेशन यूजफुल नहीं होती है क्योंकि वो वायलेंटली रिएक्ट करती है और साइड प्रोडक्ट बनाती है, इसलिए। ठीक है। आयोडीन डज नॉट गिव रिएक्ट डायरेक्टली, या तो आयोडीनेशन जो है वेरी स्लो होती है, या फिर आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसलिए हम आयोडीनेशन को इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम पहले अल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड बनाते हैं। अल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड को क्या करेंगे, अल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड को, मानने के आपने अल्काइल ब्रोमाइड इजिली बन जाता है, बनाया, आप इसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे, तो अब क्या बन जाएगा कि अल्काइल आयोडाइड इनडायरेक्टली बन जाएगा और सोडियम ब्रोमाइड। और डायरेक्ट आप आयोडीनेशन नहीं कर सकते, रिएक्शन स्लो और रिवर्सिबल होता है, तो आपको अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी। तो आप डायरेक्टली जो यूजफुल प्रोडक्ट होती हैं, जो यूजफुल हेलोजिनेशन होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे क्या चीज है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इज फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। ये जल्दी रिएक्ट करेगा पर यूजफुल नहीं, ये स्लोली रिएक्ट करेगा इसलिए भी यूजफुल नहीं। तो यूजफुल हमारे लिए सिर्फ क्या होगा, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ये यूजफुल होगा। ठीक है। हेलोजिनेशन इज बिलीव्ड टू प्रोड्यूस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। तो हेलोजिनेशन जो है उसमें पहला स्टेप जो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। इस स्टेप में क्या होता है कि सनलाइट
क्लोरीन क्लोरीन बांड को तोड़ेगी, तो अब इसमें बांड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव आइन लिखा है, नेगेटिव नहीं, ये फ्री रेडिकल बने। क्या बनेंगे? 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल किसको कहते हैं? जिसके पास ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो जब ये बांड टूट गया तो क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर होते हैं, ठीक है। 3 पेयर के बाद एक बांड टूटने के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा कि यहां पे जो बांड है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये मिलके क्या बनाएंगे? HCl, नया बांड बन जाएगा। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ले जाएगा, तो कार्बन के ऊपर एक 8 नंबर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब हमें क्या मिला? अब हमें मिल गया मिथाइल फ्री रेडिकल मिल गया। अब हमें क्या मिल गया? अब हमें मिथाइल फ्री रेडिकल मिल गया, ठीक है। तो ये स्टेप 2 जो है, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। तो ये पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बनना शुरू होता है। दूसरा स्टेप है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल पहले स्टेप में बना था वो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। अब वो क्या करेगा कि क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मिथाइल फ्री रेडिकल बना के दिया। मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा कि जो अनब्रोकन क्लोरीन है, जो अनब्रोकन क्लोरीन है उसके साथ मिथाइल क्लोराइड बनाएगा और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। तो पहले स्टेप में एक फ्री रेडिकल बनता है, जो दूसरे प्रोपोगेशन स्टेप में क्या करेगा? दूसरा फ्री रेडिकल बनाएगा। जो दूसरा बनेगा वो फिर तीसरा बनाएगा। तो दूसरे जो इंटरमीडिएट स्टेप है प्रोपोगेशन, इसमें फ्री रेडिकल्स बनते जाएंगे, ठीक है। आखिरी स्टेप में क्या होगा? स्टेप 3 में जितने भी फ्री रेडिकल बने, अब 2 ही किस्म के फ्री रेडिकल बने, ठीक है। पहले स्टेप में क्या बना था? क्लोरीन। दूसरे स्टेप में क्या बना था? मिथाइल। मिथाइल ने किसको बनाया? क्लोरीन को। तो कुल मिला के 2 किस्म के फ्री रेडिकल बने हैं। तो आखिरी स्टेप कहलाएगा टर्मिनेशन। तो फ्री रेडिकल क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, अब क्या होंगे कि फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ते जाएंगे और स्टेबल प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। तो टोटल 2 ही फ्री रेडिकल बने हैं, तो आखिरी प्रोडक्ट आपकी क्या होगी? क्लोरोमीथेन। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या थी? HCl। तो इस तरह से रिएक्शन होता जाएगा और फ्री रेडिकल बनते जाएंगे, फिर प्रोपोगेशन में जाएंगे, फिर और फ्री रेडिकल बनाएंगे, आखिर में टर्मिनेशन स्टेप में जाके फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दिस इज ऑल अबाउट अल्केन्स। तो हमने पढ़ा कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अल्केन्स को 5 मेथड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, अल्केन्स के 4 टाइप के रिएक्शंस, उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी की हमने, कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन भी की। उसके बाद हमने इसकी जो है सब्स्टिट्यूशन के 2 टाइप किए कि नाइट्रेशन भी होती है, हेलोजिनेशन भी होती है। उसके बाद हमने कहा कि हेलोजिनेशन 2 किस्म की है, हेलोजिनेशन 2 किस्म की हेलोजिनेशन जो है उसमें यूजफुल क्या है? ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन। आयोडीनेशन स्लोली रिएक्ट करता है, रिवर्सिबल होता है, पोर यील्ड देगा। क्लोरीनेशन जो है वायलेंटली रिएक्ट करता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देगा, यील्ड अच्छी नहीं होगी। तो यूजफुल सिर्फ क्या होता है? एक क्लोरीनेशन और दूसरा ब्रोमिनेशन, रूम टेम्परेचर। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।